चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीज़ों पे मैं आज बात करूंगा, ठीक है ना। आप विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैं विज्ञान की ही बात करूंगा। आ, हमें अपना आयतन निकालना है। हमें अपना आयतन निकालना है। अपना आयतन मतलब अपने शरीर का आयतन, मतलब अपनी देह जो हमारी है उस देह का आयतन निकालना है। आयतन यानी वॉल्यूम से आप बोलते हैं। हमें अपनी देह का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? हमें अपने देह का आयतन निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे? चलिए थोड़ा और सोचते हैं। किसी पत्थर का आयतन निकालना है। ये पत्थर है, अगर ये लिक्विड होता तो हम नाप के निकाल लेते। अगर ये लिक्विड होता तो हम नाप के निकाल लेते, लेकिन ये लिक्विड तो है नहीं, ये तो सॉलिड है। फिर कैसे निकालेंगे? किसी स्टोन का आपको वॉल्यूम निकालना है। कैसे निकालेंगे? लिक्विड होता तो आप निकाल लेते, सीधी सी बात है। ऐसे एक बर्तन लो, बर्तन में पूरा पानी भरो, पूरा भर लो। बर्तन को किसी थाली में रखो, इस पत्थर को उठा के बड़े आहिस्ते से इसमें डाल दो, आहिस्ते से। क्या होगा? थोड़ी देर बाद पत्थर पानी में डूब चुका होगा। थाली ऐसे है, पत्थर इसमें था, पत्थर यहाँ आ चुका होगा, पानी अभी भी पूरा भरा है। जहां पे अब पत्थर है वहां पे पहले क्या हुआ करता था? पानी। तो यहाँ वाला पानी कहाँ गया? वो बाहर गिर गया, इतना गिर गया। अब इस पानी को तोलना, पानी को तुम नाप लो बीकर में या किसी चीज से। पानी को तो नापना आसान है ना, कितना लीटर है। पत्थर को कैसे नाप? यानी कि हमें अपने शरीर का वॉल्यूम निकालना है। तो ये हमारा स्विमिंग पूल है या हमारा बाथ टब है। बाथ टब के बाहर हमने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, पानी को संभाल लिया इसमें, और बाथ टब को पूरा भर दिया हमने। बाथ टब को पूरा भर दिया। फिर क्या हुआ? हम अंदर सो गए। हम अंदर गए और आहिस्ता से बहुत धीरे से नीचे उतर गए। थोड़ी देर बाद चित्र कैसा बनेगा? हम पूरे के पूरे इसमें डूबे हुए हैं। थोड़ी देर ही सही, हम अपना ऐसा पूरा अपने आप को पूरा इसमें डुबो लिए। किसी तरह से अपने आप को पूरा डुबो लिए, नीचे को एक बोल्ट पकड़ लिए। तो क्या हुआ? कुछ पानी बाहर चला आया होगा, बोलो। जहां हम हैं अभी वहां पहले कौन हुआ करता था? वहां पानी हुआ करता था। इस पानी को निकाल लो, और लीटर वाला होगा ना, यादव जी से मांग लो 1 लीटर, उससे लीटर से नाप लो उतना पानी, तो अपने शरीर का वॉल्यूम निकल गया। ऐसा थोड़ी काट काट के तौलोगे, काट काट के नापोगे, बोलो। अच्छा, तो तुमको अपने शरीर का वॉल्यूम पता चल गया। मान लो तुम्हारे शरीर का वॉल्यूम कुछ, अब हम बताते हैं क्या है, समझना बात को। 1 मीटर ऐसा होता है। 1 मीटर स्क्वायर कैसा होता है? स्क्वायर का मतलब हुआ 1 मीटर लंबा, ठीक है ना। 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, ये कहलाता है 1 मीटर। इसका स्क्वायर है तो बोलोगे 1 मीटर स्क्वायर, राइट। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर और 1 मीटर लंबा और चौड़ा, इसको कहते हैं 1 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा, ऐसा एक घन बन जाए, एक क्यूब बन जाए, ठीक है। एक क्यूब बन जाए। खोल दो, खोल दो, खोल दो। ऐसा एक क्यूब बन जाए, 1 मीटर, राइट। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा
और 1 मीटर ऊंचा, ऐसा कर लेते हैं तो ये क्यूब बन जाता है। ठीक है, इसको 1 मीटर क्यूब बोलते हैं। लिखिए इसको, इस तीनों चीज को लिखिए अपनी कॉपी में। 1 मीटर, तो ये प्लेनर चीज है, ये प्लेनर चीज है ना, लिख लीजिए। बाबू को देख लो, कोई क्लास में जब वो जाएगा तो हम ऐसा नहीं करेंगे दरवाजा बंद करेंगे वो ना आ पाए, उसको ये नहीं लगना चाहिए। ले लो जरा, आओ बेटा, आओ आओ, पानी पीना है, आओ, आओ पानी पी लो। कंधे आओ जरा, पानी दो बाबू को। हाँ, चलिए, अब ये यहाँ पे तकलीफ है। एक निर्मल बाबा हुआ करते थे, निहायत मूर्ख किस्म के लोग यहाँ बाबा बनते हैं और मूर्ख उसके पीछे दौड़ते हैं। ठीक है, निर्मल बाबा कहते थे कि तुम्हारी किस्मत जो है घर के अंदर एक ऊन का गोला है, वो ऊन का गोला बंधा हुआ है, उसी में तुम्हारी किस्मत भी बंधी हुई है। और मूर्ख इसको मानते भी थे। निर्मल बाबा बोलते थे कि समोसा जो है पूरब की दिशा में, नीला कपड़ा पहन के समोसा खाओ, किस्मत खुल जाएगी। इस तरह की बदतमीजी भरी बातें वो कहते थे और पूरा देश इस पे नाचता था। चलिए, यहीं से कुछ बात उठती है। तो जब भी मैं बोलूं 1 मीटर, तो आपके दिमाग में ये चित्र उभरना चाहिए। जब भी मैं बोलूं 1 मीटर स्क्वायर, तो आपके दिमाग में ये चित्र उभरना चाहिए, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा स्क्वायर। जब भी मैं बोलूं 1 मीटर क्यूब, तो वो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा क्यूब, ये उभरना चाहिए। ये लिखते ही आपके दिमाग में ये उभरेगा, है ना। क्यूब का मतलब समझते हो, घन, 1 मीटर का क्यूब। अब देखो, बड़े मजे की बात है, 1 मीटर के क्यूब में अगर तुम 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा एक क्यूब ले लो, ऐसा 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा एक क्यूब ले लो, तो इसमें कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा पता है? 1000 लीटर पानी आएगा। यादव जी से दूध लेते हो ना तुम? अगर एक दिन में 3 लीटर दूध लिए, तो एक महीने में कितना हो गया? 90 लीटर। 12 महीने में 1000 लीटर के करीब हो जाएगा। तो वैसे ही नापो कि ये तुम्हारा लीटर नापने का ये सपना है। ये 1 लीटर ऐसा जो है 1000 बार नापोगे तो 1 मीटर का क्यूब में भर जाएगा। समझे?
यानी जैसे ट्यूबवेल बनते हैं या क्यूबिकल बॉक्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, ऐसे ही। तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर, चलो मैं मीटर भी बना देता हूँ। 1 मीटर इतना बड़ा होता होगा, 1 मीटर इतने से छोटा ही होता होगा, छोटा ही होता होगा। 1 मीटर इतना बड़ा होता होगा, थोड़ा बड़ा। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, ऊंचा, ठीक है। और ऐसा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, ऐसा, ठीक है। ऐसे ही ऐसे जाओगे तुम। ये 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया। तो यहाँ जो क्यूब बनेगा ना, क्यूब बना, इसमें कितना लीटर पानी आएगा? ऐसा 1 लीटर वाला डब्बा ले लो, तो इसमें जो है 1000 लीटर पानी आएगा। तो बोलो, इस बात को मुंह खोल के बोलो कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर क्यूब बनाए तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। बोलो। हाँ नहीं, बोलो पूरा, नालायक कहीं क्या, हाँ बोल रहे हैं, पूरी बात बोलो। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर एक क्यूब बनाए तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। ये बात बोलो। हाँ, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा पानी बनाए, क्यूब बनाए तो इसमें इतना आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा। इसका मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचे क्यूब को तुम ऐसे लिखते हो, इसको इसको लिखते हो 1 मीटर क्यूब, और इसमें 1000 लीटर पानी आता है, तो बराबर हो गया 1000 लीटर। तो अगर कई बार लोग लिखते हैं 1 मीटर क्यूब की जगह क्या लिखते हैं, 1000 लीटर, इस बात को लिखो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, जो दूसरी बेंच पे बैठे हो लिख लिए? हाँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब दिखना ध्यान से, इसको लिखते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर, 3 लीटर। तो लीटर को इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर लेके चले आते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 लीटर इज इक्वल टू 1/10⁻³ मीटर क्यूब। इसको ऊपर लेके जाते हो, पावर जो है क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। यहां से क्या लिखे, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। लिखो इस बात को, 1 मीटर क्यूब इज 10⁻³ लीटर, और 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब। और ध्यान दो, लिख लो इसको, एक सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा नहीं होता, खैर 1 सेंटीमीटर वास्तव में कितना बड़ा होगा, 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होगा। 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, और 1 सेंटीमीटर चौड़ा, इतना बड़ा होगा। समझे बात को? इसमें जो है 1 मिलीलीटर, तो 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब बन गया। उसमें जो है 1 मिलीलीटर पानी जाता है, 1 मिलीलीटर, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 ml, और सेंटीमीटर क्यूब को लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब,
तो इसका C और इसका C 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। ये सीसी वो वाली शीशी नहीं होती है, वो शीशी नहीं है, ये सीसी है, ये वो मत समझना। 1 cc इज 1 ml, इस बात को लिखो। कक्षा 8-9 के बच्चों की बातें हैं, तुम तो 10 में हो, ये बातें तुमको आनी चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान से बात सुनना हमारी। एक पत्थर है जिसका वॉल्यूम, जिसका आयतन कुछ 600 सीसी है। एक पत्थर है यार, टोपी तुम यार ध्यान नहीं दे रहे हो तो तुम चले जाओ। तुम लग रहा है कि आए हो जैसे उपकार करने आए हो, गोंदिया ब्रांच पे दूसरे सीट पे बैठे हुए। एक पत्थर है जिसका आयतन 600 सीसी है, मतलब 600 सेंटीमीटर क्यूब, इस पत्थर का आयतन। इस पत्थर को मैंने पानी में डुबो दिया, पानी में डुबोया, टोटल आयतन 600 है, मैंने पानी में डुबो दिया। पत्थर है या कोई चीज है? पत्थर नहीं है, कोई चीज है। यहां पे गैप है, कुछ हिस्सा ऐसा डूबा, कुछ हिस्सा ऐसा रहा, ऐसे रहा। पानी में कुछ हिस्सा डूब गया और कुछ हिस्सा बाहर ही रह गया। ठीक है, ये वाटर है। ठीक है, ऐसा डूब गया, कुछ वापस। या तुम ये समझ लो कि ऐसा कोई बर्तन है, और इस बर्तन में एक जहाज है, जो बच्चों की जहाज आती है, जहाज को हमने डुबो दिया है ऐसे, शिप। जहाज का कुछ भाग डूबा हुआ है, कुछ भाग ऊपर है। ठीक है ना, ऐसा है। जहाज का जो टोटल वॉल्यूम था, टोटल आयतन था, वो 600 सीसी था। समझना, जितना भाग डूबा है वो ये है, जितना भाग डूबा है वो ये है, डूबा हुआ हिस्सा ये है, वो है 200 सीसी। 200 सीसी डूब चुका है और 400 सीसी बाहर है, ऐसा है। सीसी मतलब समझ रहे हो ना, वो वॉल्यूम को नापने की एक इकाई है। जैसे सिक्के को रुपए में गिनते हो, है ना, वजन को किलोग्राम में तौलते हो, न्यूटन में तौलते हो फोर्स को, हाँ, मास को किलोग्राम में तौलते हो, ऐसे ही वो भी एक यूनिट है वॉल्यूम को नापने की। तो टोटल उस जहाज का वॉल्यूम कितना था? 600 सीसी। तुमने एक ऐसा बर्तन लिया जिसमें पहले से इतना पानी भरा हुआ था, पहले से इतना पानी भरा था। ठीक है, तुमने जहाज को उसमें डाल दिया, हुआ क्या? कितना पानी बाहर आएगा बताओ जरा? जहां अब ये डूबा हुआ हिस्सा है, वहां पहले क्या हुआ करता था? पानी हुआ करता था। वो पानी इस रास्ते बाहर चला आएगा और यहां आ जाएगा। तो बताओ यहां कितना पानी इकट्ठा हुआ? 200 सीसी पानी इकट्ठा हुआ। 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम के बराबर होता है, 1 किलोग्राम पानी के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम के बराबर होता है। इसीलिए तुम बोलते हो कि पानी का घनत्व जो होता है, पानी का घनत्व जो होता है
वो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, या 1 ग्राम पर सीसी होता है, ऐसा है ना। यानी वस्तु का जितना भाग पानी में डूबता है उतना भाग पानी क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस्ड होता है। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, जो वाटर डिस्प्लेस हुआ ये उसका वॉल्यूम है। यानी जितना भाग पानी में डूबता है उतना भाग डिस्प्लेस हो गया। अब बताओ 1 लीटर पानी का वजन कितना हुआ, 1 किलोग्राम। तुम देखते होगे कड़ुआ तेल के साथ ऐसा नहीं है, सरसों के तेल के साथ ऐसा नहीं है। वो 1 लीटर तौलोगे तो उसका मास कुछ ज्यादा ही होगा, पानी से ज्यादा घना होता है और सघन होता है। शहद देखो, और शहद 1 लीटर शहद कुछ 2-3 किलोग्राम शहद के बराबर होगा। पानी में ऐसा नहीं है, पानी में 1 किलोग्राम पानी 1 लीटर पानी के बराबर होता है। तो बताओ कि ये 200 सीसी जो है, 1 लीटर में कितना सीसी होता है बताओ, 1000 सीसी होता है, बोलो। तो ये 200 सीसी 1 लीटर का कौन सा हिस्सा है, पांचवा हिस्सा है, पांचवा हिस्सा है। यानी एक लीटर का मास 1 किलोग्राम है, तो 200 सीसी का मास कितना होगा, 200 ग्राम, बोलो। अरे 1000 सीसी, 1000 सीसी पानी का मास जो है वो 1000 ग्राम है, तो 1 सीसी पानी का मास जो है वो 1 ग्राम होगा। तो 200 सीसी का मास कितना होगा बोलो, 200 ग्राम हो गया। बात समझ में आई, बोलो। अच्छा, अब ये जो 200 ग्राम है ना, तुमको पता है कि मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान अगर m होता है तो जो वेट, वेट यानी जो भार होता है वो mg होता है। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, राइट। तो मास अगर 200 ग्राम है तो कितना किलोग्राम हुआ, 0.2 किलोग्राम हुआ। तो वेट कितना हुआ mg, मास कितना है 0.2, और g कितना है 9.8, तो कितना हो गया, 2×8=16, 2×18=19, 1.96 न्यूटन। समझो बात को, मास से वेट निकालने के लिए हम g से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मास से जब भी वेट निकालना हो तो हम से मल्टीप्लाई कर देते है ना। मास अगर m है तो वेट mg होता है। मास अगर किलोग्राम में रखोगे तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना, और टोटल वैल्यू आएगी न्यूटन में, राइट। अगर मैं कहूं कि 600 ग्राम मास है, द्रव्यमान जो है वो 600 ग्राम है, तो बताओ वेट कितना हुआ। तो वेट क्या लिखोगे, mg, और m कितना है 0.6 kg, बोलो, और g कितना है 9.8, मल्टीप्लाई करो 6×8=48, 6×9=54 और 8×4=58, 5.88 टन कितना होगा। तो 600 ग्राम का मास का वेट कितना हुआ, 5.88 न्यूटन। बात समझ में आई, ठीक है, राइट। अब तुम पिछले प्रॉब्लम पे आओ। 200 सीसी पानी जो है 200 ग्राम पानी के बराबर है, तो वॉल्यूम इतना हो गया। तो इसका मास, मास पता है 200 ग्राम है, मास अगर 200 ग्राम है तो वेट कितना आया था mg 0.2 kg इंटू 9.8, 1.96 न्यूटन। ठीक है, अब समझो फिर से। अब बस कहानी के बड़े रोचक मोड़ पे हो तुम, कहानी के अत्यंत ही रोचक मोड़ पे तुम हो बच्चे। अचानक से एक चीज समझ में आने वाली है, हो सकता है तुम उछल जाओ लेकिन तुम उछलोगे नहीं। जिस आदमी ने ये चीज खोजी थी वो आदमी पेड़ अपने बाथ टब में नंगा लेटा हुआ था। उसने जब ये चीज खोजी तो इतना खुशी से पागल हो गया कि बिना कपड़े के ही वो पूरे शहर में लौट नाचने लगा, और वो कहने लगा कि मुझे मिल गया जो मैं खोजना चाह रहा था। वो आदमी आर्किमिडीज था, राइट। लेकिन हम लोग समझदार लोग हैं, हम लोग ये सब ना समझिए नहीं करते हैं। हम आराम से खाते हैं, पीते हैं, तीन तिकड़म करते हैं, सारी चालबाजियां करते हैं। हम लोग मनुष्य बड़े तिकड़मी तरह के मनुष्य हैं, जो अपनी को अच्छा बनाए रखने की भरपूर एक इमेज बनाए रखते हैं। चलिए,
इस जहाज का टोटल कितना था भाई? इस जहाज का जो टोटल वो था वॉल्यूम 600 सीसी था। जब मैंने इसको पानी में डुबोया है तो इसका 200 सीसी डूब गया और क्या हुआ? 400 सीसी, 200 सीसी डूब गया और 400 सीसी बाहर रह गया। जितना डूबा है उतना लिक्विड डिस्प्लेस होके यहाँ आ गया। 200 ग्राम लिक्विड आ गया, 200 ग्राम 200 सीसी, क्योंकि ये वाटर था। हाँ, क्योंकि ये वाटर था, ऑब्वियसली यहाँ भी वाटर ही होगा। 200 सीसी वाटर, 200 सीसी मतलब 200 ग्राम वाटर हो गया। और 200 ग्राम वाटर मतलब क्या, कितना इसका मास हो गया? मास 0.2 किलोग्राम हो गया। आपने अभी तौला है, वेट इज इक्वल टू mg हो गया। पृथ्वी माता इसको खींच रही है, mg जी की वैल्यू 9.8 रखा, ये आ गया 1.92 न्यूटन। बस अब कहानी अपने रोचक मोड़ में है। रोचक मोड़ क्या हुआ? ये पानी है, ये डूबा हुआ हिस्सा है, ये हिस्सा हवा में बाहर है, ठीक है। और ये जो पानी है, ये पानी डिस्प्लेस्ड पानी है। तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जितना पार्ट डूबा है उतना ही पार्ट बाहर निकल गया है ना? बोलो तुम। डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास कितना हुआ, वेट कितना हुआ? डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कितना हुआ? वेट हुआ 1.92 न्यूटन। डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब विस्थापित जो जल है उसका, विस्थापित द्रव का जो वेट है वो कितना हुआ? 1.92 न्यूटन, है ना? तो इसका जो वेट था 1.92 न्यूटन। अब क्या कहानी है कि जो अब इसका वेट तो जो लग रहा होगा वो लग ही रहा होगा। इस टोटल का वेट इस टोटल का वेट जो लग रहा होगा, वेट ऑफ पत्थर, वो तो लग ही रहा होगा नीचे की तरफ। पृथ्वी हमारी माता है, वो खींच रही होगी पत्थर का वेट। लेकिन एक और घटना घटी, इसमें एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगने लगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा। और वो फोर्स कितना था? एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगा। फोर्स ऊपर की तरफ भी लगा। उस फोर्स को बायंट फोर्स बोलते हैं, बायंट फोर्स, BUOYANT, बायंट फोर्स। और बायो मतलब होता है उछाल, उछालने वाला फोर्स। लाइफ बॉय साबुन का नाम सुने होंगे, लाइफ बॉय। बॉय मतलब जो उछाल दे, जो जिंदगी की गुणवत्ता को जो उछाल देता है, वो लाइफ बॉय, राइट। तो एक बल लगने लगा। पता है ये बल कितना होगा? 1.92 न्यूटन ही होगा। यही मजे की बात है। मतलब मैं पूरा बात कर लूं, अगर किसी चीज को पानी में डुबाया जाता है तो जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ है उतना लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब विस्थापित हो जाएगा। और उस विस्थापित जल का, उस डूबे हुए लिक्विड जो विस्थापित जल है, उसका जो भार है, उसका जो वेट है, उतना ही फोर्स बाहर की तरफ, उस पर ऊपर की तरफ लगेगा। बात समझ में आ गई? बोलो फिर से इस बात को तुम अपने से बोलोगे, अभी पहले मैं बोल लूं। अगर किसी वस्तु को पानी में हम डुबोते हैं तो कुछ हिस्सा डूबता है, कुछ हिस्सा बाहर रहता है। जितना हिस्सा वो डूबेगा, जितना हिस्सा वो डूबेगा उतना हिस्सा पानी बाहर निकाल देगा। और उस पानी का जो वेट होगा उतना फोर्स उस पे ऊपर की तरफ लगेगा। उसी फोर्स को हम
बाइंड फोर्स कहते हैं। ये इतना कठिन होता है, लोग 12 पास कर जाते हैं, उन्हें पल्ले पड़ता नहीं है। ये चित्र इतना खूबसूरत है कि आपको सारी कहानी बयान कर देता। यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। और आर्किमिडीज को ये सब सारा ज्ञान नहीं था। बाथ टब में नंगा लेटा हुआ आर्किमिडीज, उसको पता चला कि शायद ऐसा हो रहा है, वो कूदता हुआ एथेंस की गलियों में कि यूरेका यूरेका, सुने होंगे कि मुझे मिल गया मिल गया, ऐसा करता हुआ। तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिना एक शब्द बोले हुए भी ये डायग्राम आपको बहुत कुछ बता देता है। ठीक है ना? क्या बता रहा है? पहली चीज कि अगर किसी भी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो कुछ हिस्सा डूबता है, कुछ हिस्सा बाहर रहता है। टोटल हिस्से का कुछ हिस्सा पानी में डूबता है, कुछ हिस्सा बाहर रहता है। जितना हिस्सा पानी में डूबता है उतना हिस्सा वो डिस्प्लेस कर देता है, बाहर आ जाता है, समझने की भाषा में बात करें। और उस बाहर आए हुए लिक्विड का जो वेट होगा उतना ही इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। बात समझ में आ गई? बोलो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तुम देखो तालाब में कोई भैंस तैर रही है। ये भैंस है। अब मैं बना तो नहीं पाता हूं भैंस। ये भैंस कुछ कैसे बनेगी? भैंस का मुंह माने नाक ऊपर उठाए रखेगी भैंस, और ये भैंस कुछ इस तरह होगी, इस तरह से होगी। कुछ उसका पैर भी होगा, एक पैर होगा, दो पैर होगा, तीन पैर होगा, चार पैर होगा, उसकी पूंछ होगी प्यारी सी। ठीक है? ये भैंस है, इसकी सींग है भैंस के, ऐसा कुछ होगा। ठीक है? तालाब में भैंस तैर रही है। ठीक है? चलिए, ये है पानी, ये है पानी, ये पानी है। अब भैंस का क्या क्या ऊपर है भाई? इतना सिरा ऊपर है, ये इतना सिरा ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, इतना सिरा भैंस का ऊपर है। भैंस का टोटल वॉल्यूम मान लीजिए कि 500 लीटर था। ठीक है ना? भैंस का वॉल्यूम 500 लीटर था। ये भैंस थी जिसका वॉल्यूम 500 लीटर था, और उसका 450 लीटर पानी में डूबा हुआ है ना? और 50 लीटर, ये दोनों मिला करके 50 लीटर बाहर है। 500 लीटर में 50 लीटर बाहर है, 450 लीटर डूबा हुआ है। क्या होगा? यहां पे जो दो फोर्सेस एक्ट करेंगे वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि पृथ्वी अपना फोर्स तो लगाएगी, भैंस को डब्ल्यू फोर्स से खींचेगी। दो फोर्स लगेंगे इस पे। एक तो फोर्स डब्ल्यू लगेगा, पृथ्वी भैंस को खींचेगी। लेकिन भैंस का जितना वेट पानी, जितना भाग पानी में डूबा है, 450 लीटर पानी में डूबा है। सोचो, 450 लीटर पानी में डूबा है। ध्यान देना, 450 लीटर पानी बाहर चला गया होगा। 450 लीटर पानी का मतलब क्या हुआ? 450 किलोग्राम पानी। और उसका वेट कितना हुआ बोलो? mg। मास तो किलोग्राम में है ही, 450, जी की वैल्यू 9.8 होती है। अप्रॉक्स से करीब करीब 4450 न्यूटन आ जाएगा। तो इस पे दूसरा फोर्स भी लग रहा है एक, कौन? ऐसा ऊपर की तरफ 4450 न्यूटन। ये बात अपने दिमाग में जाने दो। इतनी सुंदर बात ये है, ठीक है ना? और ये चित्र इतना सुंदर बनता है कि यदि कोई वस्तु पानी में डूबी है तो कुछ हिस्सा पानी में डूबा है, कुछ बाहर है। 450 लीटर पानी में डूबा है और 50 लीटर बाहर है। तो दो फोर्स लगेंगे। एक तो पृथ्वी खींचेगी उसको, पूरे अपने वेट का लगेगा पृथ्वी पे, पृथ्वी का खिंचाव जिसको आप वेट बोलते हैं वो उस वस्तु पे लगेगा। तो दो फोर्स लग रहे हैं। दूसरा, पानी का उछाल जिसे आप बाइंड फोर्स बोलते हैं वो लगेगा। और वो बाइंड फोर्स कितना लगेगा? जितना पार्ट डूबा है उतना पार्ट लिक्विड का डिस्प्लेस होगा। ये बात समझ में आई? हाथ उठाओ, कितने लोगों को समझ में आ रही है? जितना पार्ट डूबा है उतना पार्ट लिक्विड डिस्प्लेस होगा। और उस लिक्विड का जो वेट होगा, जो इतना है, उस लिक्विड का जो वेट होगा उतना इस पे बाइंड फोर्स लगे। राइट? तो ये बहुत सुंदर सा चित्र है। मैं चाहूंगा कि आप अपने अगल बगल घर के जो बच्चे हों, जिन्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने में दिक्कत होती हो,
तो आप ये चित्र दिखा दीजिएगा कि भाई ऐसा हुआ कि एक पत्थर को तुमने इसमें रखा हुआ है या कोई चीज को रखा हुआ है, उसका V1 पार्ट पानी में डूबा हुआ है, V1 पार्ट पानी में डूबा है, ठीक है। ये तुम्हारा पानी है। बहुत सुंदर डायग्राम है, मैं चाहूंगा अपने घर के बच्चों को अगल बगल तुम दिखाना, ठीक है। ये पार्ट पानी में डूबा है, जितना पार्ट पानी में डूबा है ये है, जितना पार्ट बाहर है वो ये है, बाहर है वो ये है। तो हुआ क्या, जितना पार्ट पानी में डूबा है, V1 पार्ट अगर पानी में डूबा है, V1 पार्ट अगर पानी में डूबा है और V2 पार्ट बाहर है, जितना पार्ट पानी में डूबा है उतना पानी बाहर चला जाएगा, उतना पानी बाहर चला जाएगा। ध्यान दो, जितना पार्ट डूबा है उतना पानी बाहर चला जाएगा। देखो, जितना पार्ट डूबा था V1 उतना पार्ट बाहर चला गया। और जो जो इसका वेट है, जो इसका वेट है, जो डूबे हुए पार्ट, जो डिस्प्लेस पार्ट का वेट है W, है ना, इसका वेट मान लो W1 है, ठीक है। इसका वेट जो है वो W1 है। तो टोटल बॉडी का वेट, टोटल बॉडी का वेट, टोटल बॉडी का वेट कुछ मान लो W है, टोटल बॉडी का वेट W है। तो वेट तो क्यों लग रहा है, नीचे पृथ्वी है जो कि उसको खींच रही थी, इसके कारण अर्थ ने इस पे फोर्स W लगाया था। लेकिन क्या हुआ, इस पे एक फोर्स और लग रहा था, एक फोर्स इस पे और लग रहा है। कौन सा, ऊपर की तरफ। वो फोर्स कौन सा है, बायंट फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इस डिस्प्लेस्ड पार्ट के लिक्विड का जो वेट है ना W1, वही इस पे, यही वाला जो वेट है वही इस पे उल्टा लग रहा होगा। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। फिर से मैं बता दूं, किसी वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं, कुछ हिस्सा डूबता है, कुछ हिस्सा ऊपर रहता है। डूबे हुए पार्ट का पानी जो है डिस्प्लेस हो जाता है, उस डिस्प्लेस लिक्विड का जितना वेट होता है उतना न्यूटन फोर्स इस बॉडी पे ऊपर लगने लगता है। अब थोड़ा इसको और समझो दूसरे तरीके से। इसका मतलब क्या मैं ये कह रहा हूं कि था ये भले पत्थर ही, था ये भले पत्थर ही, लेकिन अब हम ये बोले कि भैया इस पत्थर का जितना पानी डूबा है, जितना पार्ट डूबा है, उस डूबे पार्ट की जगह, डूबे पार्ट की जगह पानी ले आओ, उस पानी को तौलो और उसका जो वेट हो उतना ही बायंट फोर्स लग रहा होगा, है ना। अब और सिंपल समझ लो, थोड़ा सा सिंपल नहीं और जटिल हो गया, कि अगर किसी भी बर्तन में ये लिक्विड रखा हुआ है, आप किसी चीज को डुबोते हैं, V1 पार्ट डूबा है, V2 पार्ट बाहर है, आपको पता है, आपको इस पे दो फोर्स एक्ट काम कर रहे हैं, W इस पे का वेट तो एक्ट ही कर रहा है, लेकिन इस पे एक बायंट फोर्स भी एक्ट करेगा B, और उस बायंट फोर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना भाग डूबा है उतने भाग की जगह पानी रखो, एकदम शब्दशः लिख लेना बाद में या अभी, कितना भाग डूबा है उतना भाग पानी, तो उतना भाग पानी का जो, उतना भाग पानी के बारे में सोचो, बारे में सोचो, उतना भाग डूबा है उतना भाग पानी के बारे में सोचो। उस पानी का जो वेट होगा, पानी नहीं बल्कि लिक्विड कह दूं, जितना भाग लिक्विड के अंदर डूबा है उस बारे में सोचो। उस लिक्विड का जो वेट होगा, उस लिक्विड का जो वेट होगा उतना ही फोर्स बॉडी पर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर की तरफ लग रहा होगा। बात समझ में आ गई, यही तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एथेंस की गलियों में यह आदमी नाचा था, नाचा था, हम नाचते नहीं हैं, दिक्कत यही है, विज्ञान पढ़ के हम नाचते नहीं हैं।
फिर से इस बात को बोलो, जो मैं बोल रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनो, इस बात को पूरा बोलो। यदि किसी चीज को हम किसी द्रव में डुबोते हैं, कुछ भाग उसका डूबता है, कुछ भाग ऊपर तैरता है। जितना भाग डूबता है पानी, जितना द्रव, जितना सॉलिड का जितना भाग डूबता है, उसी भाग के बारे में सोचो। उतना भाग की जगह अगर लिक्विड रख दें तो उस लिक्विड का जो वेट होगा उतना ही उस वस्तु पे ऊपर की तरफ बल लगेगा, है ना, जिसको बायंट फोर्स बोलते हैं। और यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाओ जरा। बहुत सुंदर, जरा बोलो इस बात को तो हम सुनना चाहते हैं, बोलो। जब किसी फिर से दोहरा दे रहे हैं। जब किसी वस्तु को हम किसी द्रव में डुबोते हैं, कुछ भाग डूबा होता है, कुछ भाग बाहर होता है। जितना भाग डूबा होता है हम उसी के बारे में सोचें। अब डूबे हुए भाग की जगह उतना ही वॉल्यूम का अगर हम वो लिक्विड ले लें, तो उस लिक्विड का जो खुद का वेट होगा उतना ही फोर्स उस बॉडी पे ऊपर की तरफ लगता है, जिसको हम बायंट फोर्स कहते हैं। और यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। समझ में आई बात? नहीं समझे? समझ में आई? यही तो त्रासदी है, यही तो त्रासदी है। अच्छा, कितने लोग को अभी तक ये बात आर्किमिडीज की नहीं पता थी? हाथ उठाओ। कितने लोग को ये बात पता नहीं थी आर्किमिडीज की? हाथ उठाओ। अब झूठ मत बोलो, पता थी, झूठ मत बोला करो यार। अब तक तीनों को नहीं पता थी, ठीक है, अच्छी बात है। चलो ध्यान दो। तो मैंने कई सारी चीजें बताई कि अगर तुम्हें अपना मास, अपना वॉल्यूम निकालना हो, कई सारी चीजें मैंने बताई तुम्हें, है ना, कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? 1000 लीटर होता है, ठीक है। और यहां से तुम देखे कि भाई 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। और बीच में बोलिए नहीं प्लीज, प्लीज। 1 लीटर का मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। क्लास खत्म हो जाने दो मेरे भाई, फिर बात कर लेना, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाए उसको हम 1 ml बोलते हैं। सेंटीमीटर क्यूब को लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब, 1 cc, दैट इज 1 ml, ठीक है। अब क्या है, आयतन इतना है अगर किसी वस्तु का, ये बात मैं समझा रहा था, ये तो तुम समझ ही रहे थे, खैर ठीक ना, ये तो समझ ही गए हो। तो फिर से हम दोहरा दें? क्या मैं इसे फिर से दोहरा दूं? क्या मैं इसे फिर से दोहरा दूं? कितने लोग चाहते हैं फिर से दोहरा दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं फिर से दोहरा दिया जाए? हाथ उठाओ। नहीं दोहराएंगे? अब तक नहीं समझ में आया तो अब नहीं समझ में आया। 25 बार पिलाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, दूसरी बात, किसी गर्म चीज को हम छूते, विज्ञान पढ़ने जा रहे हो तुम, यही सब ना पढ़ोगे, लिक्विड पढ़ोगे, लाइट के बारे में पढ़ोगे, पानी के बारे में पढ़ोगे। अब तुम एक बात समझना, एक बहुत शानदार प्रॉब्लम तुमसे पूछ रहे हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को रखा गया है, पानी को पूरा भर के रखा गया है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को पूरा भर के रखा हुआ है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। पानी पूरा भरा हुआ है, फुल, कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड वेसल। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। पानी बाहर कब गिरेगा? पानी बाहर कब गिरेगा? जब हम इसे पहला गर्म करेंगे, दूसरा ठंडा करेंगे। बताइए क्या होगा आंसर? पानी बाहर कब गिरेगा? जब हम इसे गर्म करेंगे कि ठंडा करेंगे? गर्म करने पर पानी बाहर गिरेगा।
बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। ठीक है, पानी जो है गर्म करने पे बाहर आएगा। चलिए देखते हैं। तुम्हें पता है कि कोई चीज गर्म करने पर कोई लिक्विड है, वैसे तो इतना है, जब तुमने इसको गर्म किया तो ये इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ गया। गर्म करने के कारण, गर्म करने के कारण वो इतना बढ़ गया। तुमने इसको गर्म किया और गर्म करने के कारण ये इतना लेवल बढ़ गया, इसका लेवल राइज कर गया, गर्म करने के कारण ये बढ़ गया, है ना। गर्म करने पे तुम जानते हो कि कोई चीज जो है ऐसी है, कोई लोहा है, लोहे को तुमने गर्म किया तो गर्म करने पे क्या हुआ, लोहे का वॉल्यूम ज्यादा हो गया, ये फैल गया। बोलो, ये फैल गया मतलब एक्सपैंड कर गया। बोलो बच्चे, लोहे को गर्म करने पे फैल जाता है। तो तुमने ठीक सोचा, तुमने यहाँ ठीक सोचा कि भैया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी है, जब हम इस पे गर्म करेंगे तो फैलेगा, है कि नहीं। और फैलेगा, फैलेगा तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा, गर्म करेंगे ये भी आंसर होगा और ठंडा करेंगे ये भी आंसर होगा। तुम यहाँ धोखा खा गए। इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंपॉर्टेंट है, इसको पानी को गर्म करोगे तो भी गिरेगा, ठंडा करोगे तो भी गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर तुम गर्म करते हो, अगर तुम गर्म करते हो तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। और अगर तुम ठंडा करते हो, ठंडा करते हो तो भी आयतन बढ़ेगा, ठंडा करने पर भी आयतन बढ़ेगा। क्या चार्जर चाहिए? कार में होगा, कार में रखें। 4 डिग्री सेंटीग्रेड महत्वपूर्ण है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को चाहे ठंडा करो तो भी उसका आयतन बढ़ेगा, और गर्म करो तो भी आयतन बढ़ेगा। तुम समझो, पानी तो भैया लिक्विड, लिक्विड है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ऐसे ऐसे दूर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, माने 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा हुआ और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा हुआ और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसा हुआ। ध्यान से सुनना, वाटर मॉलिक्यूल्स यहां दूर दूर थे, देखो, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऐसे हो गए, और 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे हो गए। तुम देख रहे हो कब वो, जैसे हम लोग दूरी दूरी पे खड़े हों, जब वो है तो उतना ही, है तो उतना ही, जब जो है दूरी दूरी पे खड़े हैं, आराम आराम से खड़े हैं, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे आराम आराम से खड़े हैं, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे, लेकिन बहुत करीब करीब, क्लोजली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड, पैकिंग हो गई इनकी, क्लोजली पैक्ड है ना, क्लोजली पैक्ड हो गए। कब? मैक्सिमम क्लोजली पैक्ड है, यानी कि तुम जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वही पानी सिकुड़ करके, इतना ज्यादा पानी था वो सिकुड़ के इतना हो गया, यानी कि जब तुम 3 डिग्री से 4 डिग्री ले गए
तो पानी क्या हो गया, सिकुड़ गया, बोलो। और 4 डिग्री से 5 डिग्री ले गए तो फिर पानी क्या हो गया, फिर फैल गया, और यहां क्या हो गया, सिकुड़ गया। इस सिकुड़ने को क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, इसको क्या बोलते हो, एक्सपैंड। तो बताओ, पानी सबसे ज्यादा पैकिंग, ठोस, आपस में मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए और सिकुड़ के एकदम छोटा हो गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यही पानी का एनामेलस बिहेवियर है, ये उसका अजीब सा व्यवहार है। एनामेलस मतलब अजीब सा व्यवहार है, किसका, अजीब सा व्यवहार है किसका भैया, पानी का अजीब सा व्यवहार। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का व्यवहार अजीब सा हो जाता है। क्या अजीब सा हो जाता है, वो एकदम क्लोजली पैक्ड हो जाता है, वो अपने आप को सिकोड़ लेता है। यानी कि जो घनत्व है, घनत्व यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ जो डेंसिटी है वो डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे वो डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। तो पानी का ये एनामेलस बिहेवियर याद रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होता है, मैक्सिमम क्लोज पैक्ड होता है ना, मैक्सिमम पैकिंग होती है इसकी, बोलो। तो अब बताओ, अगर तुम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करोगे तब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठंडा करोगे तब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। कब इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम कब बढ़ेगा, गर्म करने पर कि ठंडा करने पर, आए, नहीं, अब एकदम मतलब समझ ही नहीं रहे हो तुम। 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी उतना ही है, इसका मास उतना ही है, जितना द्रव्यमान इसका था वही द्रव्यमान इसका हुआ। 1 किलोग्राम पानी इसमें भी था, 1 किलोग्राम इसमें भी है, 1 किलोग्राम इसमें भी है। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत कम जगह घेर रहा है ना, और 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जगह ज्यादा घेर रहा है, और 5 पे भी ज्यादा घेर रहा है। 3 डिग्री पे और 4 डिग्री पे और 5 डिग्री पे तीनों पानी 1-1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम ये भी है, 1 किलोग्राम ये भी है, 1 किलोग्राम ये भी है, तीनों पानी 1 किलोग्राम वाला। बताओ सबसे कम जगह कितने डिग्री पे ले रहा है, बोलो। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे कम जगह ले रहा है। लेकिन जो गर्म कर रहे हो ये फैल जा रहा है, जो ठंडा कर रहे हो ये फैल जा रहा है। यानी पानी को अगर हमें ढोना है ज्यादा से ज्यादा तो 4 डिग्री पे ढोना चाहिए, है कि नहीं। 4 डिग्री पे ज्यादा से ज्यादा पैकिंग हो जाएगी। हम झोले में सामान रखते हैं तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सामान रख पाए, तो कब रख पाते हैं, पानी कब रख पाएंगे, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे। ये बात समझ में आई। तो अब तुम बताओ इसके रीजन क्या है, वो देखना पड़ेगा। कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसका खुद का एक्सपेंशन होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, कई सारी चीजें होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी ये रखा हुआ है, पूरा बर्तन भरा हुआ है, जो ओवर स्पिल्ड यानी बाहर कब आ जाएगा, जब हम इसे गर्म करेंगे तब कि ठंडा करेंगे तब। क्या होगा आंसर, दोनों। तो ये पानी का एनामेलस बिहेवियर है, ये पानी का अजीब सा व्यवहार है। तो आज मैंने आपको ये 2-3 बातें बताई, अपना आयतन कैसे निकालेंगे हम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को चित्रों में कैसे दिखाएंगे हम, और तीसरी बात कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस पानी का एनामेलस बिहेवियर क्या चीज है। एक बात और, जब हीट की बात आ ही गई है, ये जो है एक गर्म लोहा है, गर्म। आपने चाय पी, आपने ये कटोरा रखा हुआ है, कटोरा है, एक कटोरा है, ये गर्म है। आपने अपने हाथों से इसको छुआ, अपनी उंगलियों से आपने इसको छुआ, फिंगर्स से आपने टच किया, आपका हाथ जल जाता है। जल जाना किसको कहते हैं, आपको दर्द होता है,
जल जाने से दर्द होता है। आखिर होता क्या है, जरा हम इसको सोचें। ये तो एक सामाजिक भाषा है कि हाँ भाई हाथ मेरा जल गया या मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन विज्ञान उस भाषा में बात नहीं करता है। फिंगर्स से टच किया तो क्या हुआ, दर्द होता है। चलिए तो विज्ञान की भाषा में सोचते हैं, साइंस क्या कहता है। साइंस जो है वो दर्द वर्द की भाषा नहीं समझता, साइंस में दर्द नहीं होता है, ठीक है ना। साइंस कहता है कि जिसे तुम साइंस में माइक्रो लेवल पे सोचो, माइक्रो यानी परमाणु के लेवल पे सोचो, माइक्रो लेवल यानी परमाणुओं के स्तर पर सोचो, परमाणुओं और अणुओं के स्तर पर सोचो, ठीक है ना, के स्तर पर सोचो। माइक्रो लेवल पे सोचोगे तो क्या कहोगे, कोई चीज गर्म है, गर्म और ठंडे का क्या मतलब हुआ, गर्म और ठंडे का क्या मतलब हुआ। गर्म का मतलब हुआ वो चीज, वो मॉलिक्यूल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, वो ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, कंपन जो उसका है, वाइब्रेशन यानी कंपन उसका ज्यादा है, कंपना उसका ज्यादा है। और ठंडा होने का क्या मतलब हुआ, उसका कंपना कम है ना। कोई चीज ठंडी है मतलब उसके भीतर मॉलिक्यूल्स थोड़ा धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, और कोई चीज गर्म है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं। जब आप ठंडी चीज को गर्म चीज के कांटेक्ट में ले आइएगा, ठंडी चीज को गर्म चीज के कांटेक्ट में लाइएगा, ठंडी चीज के भीतर मॉलिक्यूल्स कैसे वाइब्रेट कर रहा है, केवल ऐसे ऐसे। और गर्म चीज के भीतर मॉलिक्यूल कैसे वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। जब बिल्कुल पास ले आइएगा तो ये इसको ऐसे ऐसे धक्का देगा, तो जो आपकी चमड़ी थी वो उसको उसने मॉलिक्यूल ने क्या किया, कई सारी चमड़ी थी यहाँ पे, कई सारा आपका अरबों खरबों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, और यहाँ भी अरबों खरबों हैं, इन सब ने एक साथ उसको वॉसिलेट करा दिया, ऐसे 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 धक्का लगाया। तो जब धक्का पहुंचा आपके चमड़ी पे उस उन सारे करोड़ों मिलियंस मॉलिक्यूल्स पे, तो ये जलने का एहसास हुआ, तो आप बोलते हैं कि अरे जल गए। बात समझ में आ रही है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब मैं एक बात पूछता हूं, हीट की ही बात हो रही है तो एक बात और कर लेते हैं। आप जो है नहाने का एक विचार पैदा हुआ जाड़े में, एक दिन नहाना है ऐसा करके एक विचार पैदा हुआ। आज के दिन जो बातें मैं कर रहा हूं भविष्य में आपके लिए, विज्ञान के लिए बहुत तगड़े कभी कभी काम आएगी। आप कहिएगा कि ओह इतनी समझ की बात है ये। आपके मन में विचार आया नहाना है, आपने मम्मी से कहा कि पानी गर्म करो, ठीक है, पानी गर्म करो, माता जी ने पानी गर्म कर दिया। अब पानी ये, प्लीज बात नहीं कीजिए, प्लीज बात करना हो तो आप बाहर निकल जाइए, एकदम शांत होकर सुनिए। आकाश आपके सेंटर में मैं कर रहा हूं, कोई बात नहीं करे फिर भी कोई बात कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसको बाहर निकाल दीजिए। आज इतना ही पढ़ाएं बस, उससे मतलब नहीं है। अच्छा आखिरी बात बता दे रहे हैं, ठीक है। नहाना है पानी गर्म करो, तुमने जो है बाल्टी में पानी गर्म किया, माता जी ने बाल्टी में पानी गर्म किया, बाल्टी में पानी गर्म हो गया। अब दो विकल्प है, अगर तुम जो है कुछ नालायक किस्म के आदमी हो, पानी गर्म रखा रहेगा और तुम देर में नहाओगे, देर में नहाओगे। चलो नहीं, अब ये मान लेते हैं कि हम लोग नालायक किस्म के हैं ही, ठीक है, दो केस नहीं बनता है। अब जब पानी गर्म हो गया तब ये विचार उठा कि थोड़ी देर में नहाएंगे। जब पानी गर्म हुआ तो विचार उठा कि थोड़ी देर में नहाएंगे, तो थोड़ी देर में नहाएंगे तो क्या हुआ, इस गर्म पानी में ठंडा पानी तुरंत मिला दिया गया। भाई उतने गर्म से नहीं ना नहाओगे, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हो ना, इसी तरह ठंडा पानी तुरंत मिला दिया तुमने, और यहां पे गर्म पानी में
ठंडा पानी थोड़ी देर में मिलाया। आने दो आने दो आने दो आने दो, क्यों रोक रही हो? काफी देर में मिला। हाँ? आप बताइए कौन सा पानी देर में ठंडा होगा? जो तुरंत मिलाएंगे वो वाला ठंडा ज्यादा देर तक गर्म रहेगा, कि जो काफी देर में मिलाएंगे वो ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा? हम चाहते हैं पानी ज्यादा देर तक गर्म रहे, इसके लिए हमें तुरंत पानी मिला देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गर्म चीज ज्यादा तेजी से ठंडा होता है। ठीक है, ज्यादा गर्म चीज ज्यादा तेजी से ठंडा होती है। जैसे अरे हो, ज्यादा गर्म है जो, एक गर्म है पानी, एक रहने दो ना, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है, और एक पानी 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। कौन पानी ज्यादा तेजी से ठंडा होगा? ये तेजी से ठंडा होगा, है ना? तो ज्यादा गर्म है वो तेजी से ठंडा होता है, और जो कम गर्म है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए अगर आप बाल्टी में पानी गर्म है, तुरंत पानी मिला देंगे तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए वो ज्यादा देर तक गर्म रहेगा। ठीक है ना? चलिए फिर परसों मिलते हैं, विज्ञान की बात करेंगे। मैं चाहूंगा आपका दिमाग खुले, आपका विज्ञान ही मैं पढ़ा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपका दिमाग चलना शुरू करे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो जो है शिक्षा लाइव पे अपलोड हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज अभी तुरंत अपलोड कर दे रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।